नमस्कार और स्वागत है। आज हम जेन ऑस्टिन के क्लासिक उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस की दुनिया में उतरने वाले हैं। और हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, हमारा मिशन कुछ और है। ये पता लगाना कि 200 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी हमारे दिलो दिमाग पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों बनाए हुए है। बिल्कुल क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 19वीं सदी के इंग्लैंड के समाज, वहाँ के वर्ग और शादी के बाजार पर एक बहुत ही तीखी और मजेदार टिप्पणी भी है। हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये सारांश हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो बाहर से तो बहुत सभ्य और सलीकेदार लगती है ना? हाँ। लेकिन अंदर ही अंदर वहाँ नियमों, उम्मीदों और सबसे बढ़कर पैसों का एक जबरदस्त दबाव है। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया के नियमों को ही समझते हैं। सारांश बताता है कि उस समय का समाज एक जैसे शतरंज की बिसात जैसा था। हर किसी की जगह तय थी, हर किसी की चालें सीमित थीं। मतलब कौन किससे मिल सकता है, किससे शादी कर सकता है, ये सब कुछ पहले से तय था। हाँ, ये समीकरण शब्द बिल्कुल सही है। और इस समीकरण का सबसे जरूरी नियम था एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट। हाँ, ये कानूनी व्यवस्था थी जिसके तहत जमीन जायदाद परिवार के पुरुष वारिस को ही मिल सकती थी, बेटियों को नहीं। ओहो। अब आप बेनेट परिवार को ही देखिए, 5 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। मतलब ये कि उनके पिता के मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति, उनका घर, सब कुछ एक दूर के रिश्तेदार मिस्टर कॉलिंस को मिल जाएगा। और ये 5 बहनें बेघर हो जाएंगी। बेघर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये सिर्फ सामाजिक दबाव नहीं था, ये तो सिर पर मंडराता हुआ एक असली खतरा था। एक असली खतरा। इससे तो मिसेस बेनेट का अपनी बेटियों की शादी के लिए इतना परेशान रहना वो एकदम समझ में आता है। बिल्कुल, हम अक्सर उनके किरदार को एक मजाक की तरह देखते हैं ना? हाँ, हमेशा। लेकिन इस जानकारी के बाद तो उनकी बेचैनी जायज लगती है। वो बस अपने परिवार को सड़क पर आने से बचाना चाहती थी। सही बात है। इसीलिए उस दौर में, खासकर महिलाओं के लिए, शादी सिर्फ प्यार का मामला नहीं थी, वो एक आर्थिक फैसला था, एक तरह का करियर मूव। करियर मूव, वाओ। हाँ, उनके पास नौकरी करने या अपना भविष्य बनाने के और कोई रास्ते थे ही नहीं। एक अमीर और अच्छे घर में शादी करना ही उनकी एकमात्र, कह सकते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी थी। और मुझे लगता है कि उपन्यास इसी एक बिंदु पर 2 अलग-अलग रास्ते दिखाता है। एक रास्ता है एलिजाबेथ बेनेट का, जो प्यार और सम्मान को सबसे ऊपर रखती है, और दूसरा रास्ता उसकी दोस्त शार्लेट लुकास का है। हाँ, और ये कहानी का शायद सबसे ईमानदार, सबसे यथार्थवादी हिस्सा है। कैसे? देखिए, शार्लेट, जो एलिजाबेथ की तरह सुंदर नहीं है और जिसके पास दहेज भी नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो उस बेवकूफ और चापलूस मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है जिसे एलिजाबेथ ठुकरा चुकी है। हाँ। और जब एलिजाबेथ उससे पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, तो शार्लेट का जवाब, वो उस दौर की पूरी सच्चाई बयान कर देता है। क्या कहती है वो? वो कहती है, मैंने खुशी नहीं, बस एक आरामदायक घर मांगा है। उसने प्यार के भ्रम को छोड़कर अपनी सुरक्षा को चुना। और जेन ऑस्टिन उसे गलत नहीं ठहराती। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके फैसले के पीछे की मजबूरी को दिखाती हैं। ये तो बहुत गहरा है। यानी ऑस्टिन कह रही हैं कि हर कोई एलिजाबेथ की तरह आदर्शवादी होने का जोखिम नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता। वैसे मिस्टर कॉलिंस की बात करें तो उनका शादी का प्रस्ताव, वो तो कहानी के सबसे मजेदार हिस्सों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। वो एलिजाबेथ को ये नहीं बताते कि वो उसे कितना पसंद करते हैं, बल्कि ये गिनाते हैं कि उनकी संरक्षिका लेडी कैथरीन द बर्ग ने उन्हें शादी करने की इजाजत दे दी है। और यही ही तो जेन ऑस्टिन की व्यंग करने की कला दिखती है। हाँ। वो सीधे सीधे समाज की आलोचना नहीं करती, बल्कि मिस्टर कॉलिंस जैसे किरदारों के जरिए उसकी बेतुकी बातों का मजाक उड़ाती हैं। मिस्टर कॉलिंस का प्रस्ताव प्यार का इजहार नहीं, बल्कि एक बिजनेस प्रपोजल है। बिजनेस प्रपोजल सही शब्द है। जिसमें वो लेडी कैथरीन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ये मजेदार भी है और दुखद भी। ये जो फैसला है, प्यार या पैसा, आदर्श या यथार्थ, मुझे लगता है यहीं से उपन्यास का शीर्षक गर्व और पूर्वाग्रह, मतलब प्राइड एंड प्रेजुडिस, सही मायने में सामने आता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्योंकि ये दोनों भावनाएं ही तो किरदारों को सही और गलत के बीच का फर्क देखने से रोक रही है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि किरदारों के अंदर की गांठें हैं। चलिए पहले गर्व की बात करते हैं। ठीक है। सारांश बताता है कि ये वर्ग से जुड़ा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा जटिल है। एक तरफ है मिस्टर डार्सी का गर्व। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां कोई भी उनके स्तर का नहीं है। उनका गर्व उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर होने का एहसास कराता है।
हाँ, और इसी गर्व में वो एलिजाबेथ के बारे में वो मशहूर लाइन कहते हैं, शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। चलाऊ है पर इतनी सुंदर नहीं कि मेरे मन को लुभा सके। कितना अपमानजनक था ये। बहुत। लेकिन कहानी में एक और तरह का गर्व भी है, मिस्टर कॉलिंस का। अच्छा, उनका गर्व अपना नहीं, उधार का है। वो अपनी अमीर संरक्षका लेडी कैथरीन के नाम पर गर्व करते हैं। उनकी हर दूसरी बात लेडी कैथरीन से शुरू और खत्म होती है। ये गर्व नहीं, ये तो चापलूसी हुई। एग्जैक्टली जो दिखाता है कि उस समाज में लोग कैसे ताकतवर लोगों से जुड़कर अपनी हैसियत बनाते थे। तो ऑस्टिन हमें दिखाती हैं कि गर्व के भी कई रूप होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि एलिजाबेथ का जो पूर्वाग्रह है, मतलब डार्सी के खिलाफ उसकी जो पहले से बनी राय है, वो भी उसके अपने गर्व का ही एक रूप है? वाह, क्या बात है। उसे अपनी लोगों को परखने की क्षमता पर बहुत गर्व है ना। उसे लगता है कि वो पहली नजर में ही किसी का असली चेहरा देख सकती है। ये बिल्कुल सच है। इस नजरिए से बहुत कम लोग सोचते हैं। एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह उसके इस गर्व से ही पैदा होता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा। जब डार्सी पहली पार्टी में उसका अपमान करते हैं और बाद में वो आकर्षक मिस्टर विकम आकर डार्सी के बारे में झूठी सच्ची कहानियां सुनाता है, तो एलिजाबेथ फौरन उस पर यकीन कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये उसकी पहली धारणा से मेल खाता है कि डार्सी एक घमंडी और बुरा इंसान है। ये एक तरह का कंफर्मेशन बायस है। तो ये दोनों अपनी अपनी समझ के कैदी बन जाते हैं। हाँ, डार्सी अपने वर्गीय गर्व का कैदी और एलिजाबेथ अपनी पहली धारणा पर टिके रहने के गर्व की। और इसी वजह से जब डार्सी पहली बार एलिजाबेथ को शादी का प्रस्ताव देते हैं, तो वो शायद उपन्यास के इतिहास का सबसे खराब मैरिज प्रपोजल बन जाता है। सबसे खराब। वो प्रपोजल इन दोनों भावनाओं का जबरदस्त टकराव है। डार्सी एलिजाबेथ से कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि उनके परिवार की निचली सामाजिक हैसियत और उनके अजीब रिश्तेदारों की वजह से ये शादी उनके खानदान के लिए कितनी अपमानजनक है। एक ही सांस में प्यार का इजहार और उसके परिवार का अपमान। सोचकर ही अजीब लगता है। और वो उम्मीद कर रहे थे कि एलिजाबेथ उनका शुक्रिया अदा करेगी। हाँ, उनका गर्व उन पर इतना हावी था कि उन्हें लगा कि उनका प्रस्ताव ही एक बहुत बड़ा एहसान है, जिसे कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह इतना मजबूत था कि वो उनकी किसी भी अच्छाई को देख ही नहीं पा रही थी। उसने न सिर्फ प्रस्ताव ठुकराया बल्कि उन पर मिस्टर विकम को बर्बाद करने और अपनी बहन जेन का रिश्ता तोड़वाने का इल्जाम भी लगाया। ये उस कहानी का टर्निंग पॉइंट है ना? बिल्कुल, जहां दोनों अपनी अपनी बनाई हुई दीवारों से बुरी तरह टकराते हैं। तो फिर ये दीवारें टूटती कैसे हैं? क्योंकि कहानी का असली जादू तो किरदारों के बदलने में है। हाँ, ये सिर्फ एक लड़का लड़की मिले और प्यार हो गया वाली कहानी नहीं है। ये अपनी गलतियों को समझने और खुद को बदलने की कहानी है। ये बदलाव आता है नई जानकारी से, ऐसी जानकारी जो उनके विश्वासों को जड़ से हिला देती है। एलिजाबेथ के लिए वो क्या था? एलिजाबेथ के लिए वो पल है जब उसे डार्सी का खत मिलता है। उस खत में डार्सी पहली बार अपनी सफाई देते हैं और बताते हैं कि विकम कितना बड़ा धोखेबाज है जिसने उनकी अपनी छोटी बहन को भगाने की कोशिश की थी। एलिजाबेथ उस खत को पढ़कर हिल जाती है। पहली बार उसे लगता है कि शायद वो जो खुद को इतना समझदार समझती थी, वो बहुत बुरी तरह गलत थी। बहुत बुरी तरह। और डार्सी का बदलाव, वो कैसे बदलता है? डार्सी का बदलाव तब शुरू होता है जब एलिजाबेथ उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहती है, आप भले ही दुनिया के आखिरी मर्द होते, तब भी मैं आपसे शादी नहीं करती क्योंकि आपका व्यवहार एक जेंटलमैन जैसा नहीं है। ये शब्द उन्हें चुभ जाता होगा। चुभ जाता है। उनके लिए जेंटलमैन होना सिर्फ अमीर होने या अच्छे खानदान से होने का नाम था। एलिजाबेथ उन्हें आईना दिखाती है कि असली जेंटलमैन वो होता है जो दूसरों की इज्जत करता है। हाँ, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। इसके बाद ही हम उनके व्यवहार में असली बदलाव देखते हैं। वो चुपचाप एलिजाबेथ की छोटी बहन लीडिया को विकम के साथ भाग जाने के स्कैंडल से बचाता है, बिना किसी को बताए, बिना कोई श्रेय लिए। ये सुनकर मुझे आज के दौर की याद आती है। हम भी तो सोशल मीडिया पर किसी के एक ट्वीट या एक पोस्ट के आधार पर उसके बारे में पूरी राय बना लेते हैं। बिल्कुल। और फिर अगर कोई हमें सबूत भी दे कि हम गलत हैं, तो भी हम अपनी राय बदलने को तैयार नहीं होते। अपनी गलती मानना शायद आज भी उतना ही मुश्किल है जितना 200 साल पहले था। हाँ। और ये उपन्यास इसी मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ देता है। ये दिखाता है कि सच्चा विकास और सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब हम ये मानने की हिम्मत रखते हैं कि हाँ, मैं गलत था या मैं गलत थी। एलिजाबेथ और डार्सी का रिश्ता इसलिए खास है क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी सबसे बड़ी कमियों
गर्व और पूर्वाग्रह का सामना करते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं। तो अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? इसका मतलब ये है कि जेन ऑस्टिन ने जिस मानवीय संघर्ष को पकड़ा है वो कभी पुराना नहीं हो सकता। अच्छा। आज हमारे पास एंटाइटलमेंट का कानून नहीं है, लेकिन शादी को लेकर सामाजिक और पारिवारिक दबाव वो आज भी है। हाँ, है तो। हम किसी को उनके सामाजिक वर्ग से नहीं तो उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल या इंस्टाग्राम फॉलोवर्स से आंकते हैं। सही बात है। डार्सी का घमंड आज के एलीट तबके में दिखता है। और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह हर उस इंसान में दिखता है जो पहली मुलाकात में ही किसी को टाइपकास्ट कर देता है। हम सब आज भी अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियों में लोगों को बिना जाने जज कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि किसी इंसान की असली कीमत उसकी बाहरी पहचान में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। क्या वो इंसान ईमानदार है? क्या वो अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है? क्या वो दूसरों के प्रति दयालु है? ये वो सवाल हैं जो 200 साल पहले भी जरूरी थे और आज भी हैं। तो जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैसा कि सारी बातचीत से पता चलता है, सिर्फ एक रोमांटिक उपन्यास नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव स्वभाव, सामाजिक दबाव और पहली धारणा के खतरों पर एक गहरी, व्यवहारिक और साथ ही बहुत ही मजेदार पड़ताल है। हाँ। ये हमें सिखाता है कि लोगों को और खासकर खुद को समझने के लिए थोड़ा रुककर अपनी बनाई धारणाओं से परे जाकर गहराई से देखना कितना जरूरी है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। सोचकर देखिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में हम किसी से मिलने से पहले ही उसके बारे में कितना कुछ जान लेते हैं। उसकी प्रोफाइल, उसकी तस्वीरें, उसके विचार, उसके दोस्त, सब कुछ। ये सारी जानकारी एक तरह से हमारा पूर्वाग्रह पहले ही तैयार कर देती है। तो क्या ये डिजिटल जानकारी हमें लोगों को बेहतर समझने में मदद कर रही है, या फिर ये हमें उस इंसान की असलियत को देखने से पहले ही हमारे मन में एक पक्की छवि बनाकर रोक रही है? कहीं हमारा आधुनिक गर्व हमारी टेक्नोलॉजी से मिली जानकारी पर तो नहीं टिका है?